Hello students, in previous lecture we discussed all the basics related to introduction of Euclid's geometry. In that one we discussed the definitions, axioms and postulates. After that, let's come to the exercise 5.1. First question is, which of the following statements are true and which are false? And after that, give reason. Give reason. Now, only one line can pass through a single point. Let this is a single point P. How many lines can pass through it? कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? कितनी पास हो सकती है? तो क्या होगा? ये क्या है? Only one line can pass through it. तो क्या है? It is false. क्या है? False. रीजन भी देना है तो बता दो. Infinitely lines can pass through it. Single point. Infinitely many lines can pass through a single point. Single point के through infinite number of lines can be passed. Second, there are an infinite number of lines which can pass through two distinct points. Like this is point A and this is point B. इनके थ्रू दो पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उनके थ्रू कितनी लाइनें पास हो सकती? ओनली वन लाइन. इन्होंने बोला क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच कैन पास थ्रू द टू पॉइंट्स. अब 2 पॉइंट्स है कितनी? और कोई भी लाइन नहीं है जो दोनों से पास हो जाए. ठीक है, कोई भी ऐसी लाइन नहीं है. वो एक एक से तो कितनी हो जाएगी, लेकिन दोनों के थ्रू सिर्फ एक ही लाइन कैन पास थ्रू. तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स. क्या ये? फॉल्स. और लिखेंगे ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. डिस्टिंक्ट क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मीन्स अलग अलग कोई पॉइंट हो तो अलग अलग कोई पॉइंट हो, उनके थ्रू एक ही लाइन पास हो सकती है. नाउ कम टू थर्ड. A terminated line can be produced indefinitely on both sides. ये डेफिनेशन में है यूक्लिड्स की, जो 23 डेफिनेशन उनमें 6-7 हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, उसमें से है. लेट दिस इज AB. ठीक है, ये टर्मिनेटेड लाइन है. इट कैन प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स. तो क्या? इट इज ट्रू. ठीक है, ट्रू है. फॉल्स होता तो बताते क्यों फॉल्स है. ये तो ट्रू ही है. क्या बताना? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. ट्रू और फॉल्स? दो सर्कल हैं वो इक्वल है. इक्वल मीन्स इसको यहां रख दो तो ओवरलैप कर जाएंगे. वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का जो रेडियाई है दोनों के इक्वल. तो इट इज आल्सो ट्रू. If AB is equal to PQ, AB is equal to PQ, and PQ is equal to XY, then AB is equal to XY. तो इक्वल होंगे. It is true. अच्छा, चलो मुझे एक्सियोम भी बताओ. कौन सा एक्सियोम है ये? अब देखिए, ये AB और XY they are equal to the same thing. PQ के इक्वल AB और XY के इक्वल XY के इक्वल PQ के इक्वल XY, PQ के इक्वल AB. तो AB और XY, if two things are equal to the same thing, if two things are equal to the same thing, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, two things are equal to the same thing, then they will also be equal. कौन सा? एक्सियोम नंबर 1. कौन सा? एक्सियोम 1. एक्सियोम 1. Is it clear? ये था भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, गिव द डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म. इनकी डेफिनेशन आपको देनी है. आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड्स टू बी डिफाइंड फर्स्ट. क्या कोई और दूसरी टर्म भी है जिनको पहले एक्सप्लेन डिफाइन करने की जरूरत है? एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और उनको कैसे डिफाइन करेंगे और उनको कैसे
डिफाइन करेंगे, ठीक है। गिव द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है? द लाइंस which are at a fixed distance from each other, हर एक जगह पे, या लाइंस whose परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो, ठीक है, whose परपेंडिकुलर डिस्टेंस is constant at every point, ठीक है, हर पॉइंट पे उनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो? कांस्टेंट है, ठीक है। चाहे कहीं भी देख लो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये हर जगह पे क्या हो? फिक्स हो। अब इसमें और क्या चीज जरूरत पड़ी एक्सप्लेन करने की? एक तो लाइंस और एक डिस्टेंस, लाइंस और फिक्स डिस्टेंस। कौन सा और क्या चीज जरूरत पड़ी? एक तो लाइंस और दूसरा और कौन सी चीज डिफाइन करनी पड़ी? फिक्स डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस, ठीक है। ये चीजें और आपको एक्सप्लेन करनी है। सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी भाई? ये दो लाइन है, इनके बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री। तो द लाइंस विच मेक 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर, द लाइंस which makes an angle of 90 degree with each other, are perpendicular lines। उनको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। तो क्या क्या चीजें और एक्सप्लेन करनी पड़ी आपको इसमें? एक तो लाइंस और एंगल, लाइंस एंड एंगल, ठीक है, ये पता होना चाहिए, तभी तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। हाँ, सेगमेंट क्या होता है? टुकड़ा। सेगमेंट क्या होता है? टुकड़ा। लाइन सेगमेंट, लाइन का एक टुकड़ा, लाइन का एक टुकड़ा। तो लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ line having fixed length, कि वह 4 मीटर है, 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, वो एक लाइन का टुकड़ा, ठीक है। तो क्या इसको क्या डिफाइन किया आपने? लाइन। क्या डिफाइन करना पड़ा इसमें? पहले आपको किसकी जरूरत पड़ी? लाइन। अब उसके बाद रेडियस ऑफ ए सर्कल। व्हाट इज रेडियस ऑफ ए सर्कल? व्हाट इज ए सर्कल? फर्स्ट डिफाइन सर्कल। Circle is the collection of points on a plane. It's a circle क्या है? It's a collection of points on a plane. प्लेन के ऊपर भाई, ये नहीं कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। प्लेन के ऊपर collection of points which are at a fixed distance from a fixed point. Which are at a, ये fixed point है, मान लो O, जो हर एक ये जितने भी पॉइंट हैं इन सभी का डिस्टेंस जो है इस फिक्स पॉइंट से क्या है? फिक्स है। ये सभी डिस्टेंस क्या है? सभी पॉइंट्स का कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो सर्कल क्या है? इट्स ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लेन विच आर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इन पॉइंट्स का कलेक्शन है प्लेन के ऊपर, विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंट हैं, तो इसको सर्कल। तो रेडियस क्या है? जो ये फिक्स डिस्टेंस है ना, ये रेडियस है। क्या है? फिक्स जो डिस्टेंस है, तो क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या है? इट इज द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन सर्कल। सर्कल में फिक्स पॉइंट से जो फिक्स डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलते हैं।
अब इसमें क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ी आपको? डिस्टेंस में क्या चीज? पॉइंट, क्या क्या? या डिस्टेंस, डिस्टेंस या लेंथ कह सकते हैं, ये लेंथ, ये लेंथ बराबर है, ठीक है। तो क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ा? लेंथ एंड पॉइंट, लेंथ और पॉइंट की भी एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है भाई? स्क्वायर इज ए इनक्लोज्ड फिगर ऑफ 4 इक्वल साइड्स whose each angle is 90, हर एक एंगल 90 है। या सिर्फ वन एंगल 90 कह दो, चारों साइड इक्वल है, वन एंगल 90 है तो भी क्या होगा? स्क्वायर होगा, ठीक है। स्क्वायर क्या है? it's an enclosed figure of 4 equal sides whose each angle is 90 डिग्री। हर एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। अब इसमें क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ी आपको? इक्वल साइड्स की जरूरत पड़ी और एंगल की जरूरत पड़ी। तो क्या क्या? साइड्स भी क्या है? इक्वल लाइन है भाई। साइड्स क्या है? ये क्या है? सभी इक्वल है और सारे एंगल कितने हैं? 90। सारे एंगल कितने हैं? 90। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें? एक तो साइड मीन्स लाइन और एंगल। 90 डिग्री का एंगल है ना, तो लाइन और एंगल हमें जरूरत पड़ी इसकी। इज इट क्लियर? सो थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर 2 postulates given below। 2 postulates given below क्या है हमें? Given any 2 distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B। आपको A और B 2 पॉइंट दे रखे हैं and there exists a third point C which is in between A and B। A और B के बीच में कहीं भी है, ये जरूरी नहीं कि यहाँ हो, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी इनके बीच में। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? वे हो सकता है 2 पॉइंट्स के बीच में पॉइंट दे रखा है, ये ट्रू है। सेकंड है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट्स है दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मान लो एक लाइन है, उसके ऊपर ए और बी पॉइंट तो है, तीसरा पॉइंट सी उस पे लाइन ना करे, ठीक है। तो या कोई मान लो ए, ये 3 पॉइंट है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब एक लाइन है जो जिस पे तीनों पॉइंट लाई नहीं करते, जिस पे तीनों पॉइंट लाई ना करते हैं, 2 तो लाई करते हैं, तीसरा उस पे नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है। तो आपको ये बताना है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या इन पोस्टुलेट्स में कोई अनडिफाइंड टर्म है? पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, पॉइंट इज अनडिफाइंड टर्म। लाइंस की बात कर रहे हैं, लाइंस इज आल्सो अनडिफाइंड टर्म। तो अनडिफाइंड टर्म्स कौन सी आ गई? इसका आंसर क्या है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड टर्म्स आर मैनी एज पॉइंट, लाइंस, पॉइंट, लाइंस, ठीक है। पॉइंट एंड लाइंस दोनों अनडिफाइंड टर्म्स। फिर उसके आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है? क्या ये सही है? क्या स्टेटमेंट अबसर्ड तो नहीं है? क्या स्टेटमेंट ये कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है? नहीं, दोनों कंसिस्टेंट है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है और कंसिस्टेंट है। ये अलग स्टेटमेंट है, ये भी पॉसिबल है कि वह 2 पॉइंट के बीच में तीसरा पॉइंट लाई करे। ये अलग स्टेटमेंट है कि वह 3 पॉइंट सेम लाइन पे लाई ना करे। तो क्या लिखेंगे? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? यस लिखेंगे। बोथ statements are independent and consistent।
इंडिपेंडेंट है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, और दोनों अपने आप में सही है। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों कंसिस्टेंट है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, टोटली अलग अलग इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, यानी कि ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद डू दे फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स में से कोई है? पांचों पोस्टुलेट जो हमने किए, क्या उनमें से है? नो, they do not, these do not follow Euclid's postulate। यूक्लिड्स का पोस्टुलेट फॉलो नहीं करते। एक्सप्लेन, किसको फॉलो करते हैं? एक्सियम 5.1 है, पोस्टुलेट 1 का जो एक्सियम है, एक्सियम 5.1 की भाई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, वन लाइन कैन पास थ्रू देम। ठीक है, कि भाई वन लाइन के दो पॉइंटों से एक लाइन पास होती है, तीसरा कहीं बीच में भी आ गया, तीसरे को कहीं बाहर भी ले लो। ठीक है, बट कौन सा? एक्सियम 5.1 is या फॉलोस, एक्सियम 5.1 को फॉलो करता है। ठीक है, एक्सियम 5.1 को ये फॉलो करते हैं, उसका यूज हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पोस्टुलेट यूक्लिड्स का इनमें नहीं। इज इट क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज इफ ए पॉइंट सी lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC। अब ये देखिए, A B, there is a point C lies in between AB such that AC is equal to BC, such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB। AC जो है AB के हाफ के इक्वल है, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। AB हो गया, C हमने ऐसा पॉइंट दे दिया कि AC और BC क्या है? इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ। ठीक, अब देखिए AC प्लस BC कितना है? AC प्लस BC, AC प्लस में BC क्या होगा? AB कैसे? सेंटर पॉइंट AC प्लस BC दोनों ऐड करें तो वो किसको कोइंसाइड कर जाएंगी? AB को। कौन सा एडजेक्टिव यूज हो गया? If two things are coincident then they are equal। फोर्थ एक्सियम, वेरी गुड, फोर्थ एक्सियम कौन सा? एक्सियम 4 कि वे दो चीजें AC प्लस BC ये बन गया, और ये किसको कोइंसाइड करेगा? AB को कोइंसाइड करेगा, तो एक्सियम 4 से ये इक्वल। अब क्या है भाई? AC और BC इक्वल है, तो BC की जगह पे AB ले सकते हैं, AC ले सकते हैं, क्योंकि हमें AC तो चाहिए, BC तो नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखें? AC इज इक्वल टू BC, तो BC की जगह क्या लिखते हैं? AC, तो AC प्लस में AC, BC की जगह हमने AC ले लिया बिकॉज BC इज इक्वल टू AC, दिस इज इक्वल टू AB। AC प्लस AC क्या हो गया? 2AC, दैट इज इक्वल टू AB। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB, तो AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हेंस 2। समझ गए भाई? अच्छे से आपने सी पॉइंट ले लिया, कैसा सी पॉइंट कि AC इज इक्वल टू BC, और आपने लिख दिया कि AC प्लस BC दोनों का सम किसके इक्वल है? AB के इक्वल, एक्सियम 4, और AC और BC इक्वल है, तो BC की जगह पे क्या लिख दिया? AC प्लस AC क्या है? 2AC इज इक्वल टू AB, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, या 2 इधर ले जाते हैं, आप मर्जी है जैसा करना चाहते हैं। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इज इट क्लियर? In question number 4, point C is called the midpoint। Question number 4 क्या था? हमने क्या लिया था? AB एक लाइन सेगमेंट थी, C उसमें एक पॉइंट था कि भाई AC और BC क्या थे? AC is equal to BC, AC is equal to BC, तो हम क्या कहेंगे? C is the midpoint।
सी मिड पॉइंट है, यानी कि सी ए और बी से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, या सी से ए और बी का डिस्टेंस क्या है बराबर है। देन प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो प्रूव करो कि वह हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, एक से ज्यादा मिड पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के नहीं होते। ठीक है, तो हम क्या मान लें, सी मिड पॉइंट है, तो क्या लिखें, सी, इसमें गिवन जो है, गिवन क्या है, सी इज द, गिवन क्या है, गिवन इज सी इज मिड पॉइंट ऑफ AB। C AB का मिड पॉइंट है, C is the midpoint of AB, therefore AC is equal to BC, AC is equal to BC। ठीक है, अब हम क्या प्रूव करना है भाई, इसका एक ही मिड पॉइंट होता है, दो नहीं होते भाई। हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करेंगे, हम ये मानते हुए नहीं अकेला C नहीं, कोई और पॉइंट भी है D, कोई और पॉइंट भी है D जो कि इसका मिड पॉइंट है, जो कि इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, नाउ लेट C एंड D आर मिड पॉइंट ऑफ AB। हमने एक नहीं भाई, हमने दो मिड पॉइंट मान लिए C और D, और हमें प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है। चलो, अब when C is the midpoint, C and D are the midpoint, therefore C is the midpoint, तो क्या कहेंगे, AC is equal to half of AB। C midpoint है तो AC क्या होगा, AC is equal to half of AB। हम पहले क्वेश्चन में प्रूव फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ये दे रखा है, लेट दिस इज फर्स्ट। अब D भी हमने मिड पॉइंट माना, D भी मिड पॉइंट है, तो क्या होगा, AD is also equal to D is also the midpoint of AB, therefore AD is equal to half of AB। AD भी क्या होगा, AB का हाफ, इसको सेकंड वाली। अब देखिए AC is equal to half of AB and AD is also equal to half of AB, तो ये दोनों चीजें सेम चीज के इक्वल है भाई। ये देखिए हाफ ऑफ AB इसके इक्वल है AC, इसके इक्वल है AD। अब ये दोनों चीजें इसके इक्वल है, तो ये आपस में क्या होगी, आपस में इक्वल। कौन बोलेगा ये, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल। एक्सियम नंबर फर्स्ट। ठीक है, therefore according to axiom 1, क्या कहेंगे, AC is equal to AD। अब AC और AD इक्वल है, ये कब पॉसिबल है, ये तो प्रूव तो कर दिया AC और AD इक्वल है, ये कब प्रूव है, जब ये दोनों अलग अलग ना होके एक ही पॉइंट हो, वरना तो भाई एक पॉइंट से लेके C और वो एक ही लाइन में है, AC और AD दोनों इक्वल है, तो पॉसिबल ही नहीं है। कब पॉसिबल है, इक्वल तो है, लेकिन कब पॉसिबल है, जब C और D कोइंसाइड करें, एक ही पॉइंट हो, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हो, अलग अलग ना हो, तो दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, तो पॉइंट एक ही हो जाता है। तो दिस इज possible only when C and D coincide। ठीक है, कोइंसाइड कर जाते हैं दोनों। ठीक है, कोइंसाइड कर जाते हैं तो क्या है, दोनों एक ही पॉइंट हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, तो therefore कोइंसाइड कर जाते हैं, therefore only therefore only one midpoint is there of a line segment। किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा।
इज इट क्लियर? तो आपने क्या किया भाई, 2 मिड पॉइंट ले लिए, मिड पॉइंट ले लिए तो आपने क्या कहा, AC इज आल्सो हाफ ऑफ AB, AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो आप क्या कहेंगे इन दोनों से, AC इज इक्वल टू दिस वन, AD इज इक्वल टू दिस वन, तो AC और AD इक्वल होंगे। अब AC और AD इक्वल है, ये कब पॉसिबल है, दोनों C और D एक ही पॉइंट हो, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए, तभी पॉसिबल है। अगर कोइंसाइड कर गए तो एक ही पॉइंट होगा, कोइंसाइड करके तो एक ही पॉइंट होगा, देयरफॉर ओनली वन midpoint will be there of a line segment. Is it clear? Question number 6. If AC is equal to BD, if AC is equal to BD, AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD. AB is equal to CD. अब देखिए भाई, AC और BD में कौन सा पार्ट है जो दोनों में, AC में भी और BD में भी कौन सा पार्ट आता है, BC आता है। दोनों में कौन सा पार्ट आता है, BC आता है। सॉल्यूशन क्या है, AC is equal to BD, this is given, this is given। अब दोनों में से AC माइनस ये कॉमन वाला पार्ट, इसमें और इसमें दोनों में BC आता है, तो इसमें से भी BC माइनस कर दो और BD में से भी BC माइनस कर दो। कौन सा, एक्सियोम थर्ड। एक्सियोम थर्ड ये कहता है भाई इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर क्या होंगे, इक्वल। ये दोनों इक्वल थे, इनमें से इक्वल, दोनों में से BC माइनस कर दिया, तो जो बचेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन कहता है, यूक्लिड्स का एक्सियोम नंबर 3। अब AC माइनस BC, AC माइनस BC क्या बच गया, AB, और BD माइनस BC, BD माइनस BC क्या बच गया, CD। बस हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, एक प्रूव। समझ गए क्या था, AC और BD इक्वल थे, दोनों में से BC सब्ट्रैक्ट कर दिया तो AB इज इक्वल टू CD आ गया, AB is equal to CD। Solution. Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? Axiom 5 क्या है भाई, उसको why it is called universal truth? Axiom 5 क्या है, बोलो क्या है, Axiom 5, whole is always greater than its parts। whole is always, कोई जो पूरी चीज है उसके किसी पार्ट से क्या है, हमेशा बड़ी होगी। तो ये क्या है, this is considered, this is truth everywhere in the universe। तो axiom नंबर 5 क्या है, axiom 5 क्या है, हाँ axiom 5 है, whole is greater than its part। किसी पूरी चीज, कोई भी पूरी चीज है उसके किसी पार्ट से क्या होगा, ग्रेट होगा। तो एग्जाम नंबर 5 ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है, बिकॉज इट इज ट्रू everywhere in universe। It is everywhere in true in everywhere in universe, therefore it is considered as universal truth। इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं क्योंकि ये यूनिवर्स में हर जगह ट्रू है। Is it clear? This was all about exercise 5.1।